स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज आपके लिए एक खुशखबरी हम ले आ रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को, जो कि क्लास 12th का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्लास 12th में इसके तकरीबन 30 से 40 मार्क्स बनते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ सीए फाउंडेशन में भी हमारा तकरीबन 4 से 6 क्वेश्चंस इजी आते हैं, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का ही पार्ट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सारे के सारे लेक्चर्स हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे हम एक वीक में हम 5 से 6 लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड करें। देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आइडिया पहले आ जाता है कि क्या हम छोटा मोटा बिज़नेस करें, या हम मीडियम टाइप का बिज़नेस करें, या हम बहुत बड़ा बिज़नेस करें। ठीक है, तो इन तीनों बिज़नेस को हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। देखिए, हमने गाँव में देखा होगा या शहरों में देखा होगा कि एक स्मॉल शॉप्स होती है जहाँ पर एक पर्सन उस शॉप को ओन करता है। बेसिकली वो होता क्या है, वो होता है सोल प्रॉपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि एक ही पर्सन उस बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलके बिजनेस करें। ठीक है, प्रॉफिट्स कमाए, अगर लॉसेस आते हैं तो वो भी बियर करें। यानी जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ बिजनेस करें, मिलके बिजनेस करें, उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद आता है लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो है कंपनी। बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है विद इमर्जिंग मार्केट्स, जितना जितना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ता गया, जितनी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, तो ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि नहीं, सोल प्रॉपराइटरशिप भी तो नहीं चलेगा, पार्टनरशिप भी उतना खास चलेगा नहीं, ये हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस होना चाहिए। इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का आगाज़ हुआ, नहीं निकात हुआ। देखिएगा, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे पर्सन्स आ जाते हैं जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, ओनर्स कहते हैं। 8 10 20 50 60 100 200 मानो बंदे आ जाते हैं जिनके पास कैपिटल होता है, जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास नॉलेज होती है, पैसा इनके पास बहुत होता है। एक जगह मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी बिजनेस को करेंगे, और ये वो बिजनेस होगा जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, यानी लार्जर लेवल पे हम सोसाइटी की खिदमत करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पहला पार्ट तो ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सोल प्रॉपराइटरशिप उतना खास है नहीं। आज हम क्लास 12th में या सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप। उसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हम आपके साथ डिस्कस रफ आइडिया दे देंगे। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आया क्यों, आया इसलिए क्योंकि सोल प्रॉपराइटरशिप जो हमारा था उसके कुछ डीमेरिट्स थे, डिसएडवांटेज थे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सोल प्रॉपराइटरशिप में क्या था, लिमिटेड चीज़ें थी। पैसा जो हमारे पास था वो लिमिटेड था। स्किल जो एक पर्सन के पास होगी वो भी ऑब्वियसली लिमिटेड ही होगी। एक पर्सन, अगर हम देखें एक पर्सन के पास ग्रोथ क्या होगी, ऑब्वियसली वो भी तो लिमिटेड ही होगी। और ग्रोथ का जो स्कोप होगा, सिंगल इंडिविजुअल एक ओनर है, उसका उतना ग्रोथ का उतना ज़्यादा उतने चांसेस भी नहीं होते कि एक सिंगल पर्सन उतना ज़्यादा ग्रो कर पाए। देयरफॉर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो आ गया सामने। तो जो लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड स्किल्स, लिमिटेड कैपिटल वाला बंदा है, ये ढूंढता है कि किसी और पर्सन, कोई और पर्सन मेरे साथ हो जिसके साथ मैं बिजनेस करूं, और हम बिजनेस को ऊपर जाके लिए यानी ग्रो करें। ठीक है, हमारा कैपिटल ज़्यादा हो, हमारी स्किल्स ठीक ठाक हो, ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। ठीक है, ताकि हम ग्रो अच्छे से कर पाए। देयरफॉर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो सामने आ जाता है। अब मसला है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है क्या। बेसिकली पार्टनरशिप व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 आ जाता है, ध्यान रखना। सेक्शन 4 जो है हमारा, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये कब का पार्टनरशिप एक्ट है, 1932। अभी जो हमारे इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट चलता है वो चलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 डिफाइन करता है व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप किसको कहते हैं। सिंपल, पहले अगर हम बोलें पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन साथ में मिलके एक बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। और जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, वहाँ पर वो क्या कमाएंगे, ओब्वियसली उनका मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना।
और वो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करना होगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऑब्वियसली किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन कौन करेगा, यानी इसको इसके डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है ना, इसको चलाएगा कौन। ऑब्वियसली जो पार्टनर्स होंगे पार्टनर्स ही इसको डिसाइड करेंगे कि हम कौन पार्टनर चलाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे के सारे पार्टनर्स डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। कभी कभार अगर कोई पार्टनर अवेलेबल ना हो तो किसी कोई भी दूसरा पार्टनर डिसीजन लेता है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। सेक्शन 4 अब आते हैं हम। सेक्शन 4 एक्चुअल में कहता क्या, देखिए सेक्शन 4 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है ये डिफाइन करता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। देखिए ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, देखना रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन यानी एक एग्रीमेंट है, किन के दरमियान, पर्सन्स के दरमियान। ये पर्सन्स कितने होने चाहिए, ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टनरशिप में कितना है, 2 पर्सन्स। मैक्सिमम कितना है वो हम आगे जाके डिस्कस आपके साथ कर लेंगे, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। और ये एग्री क्या करते हैं पार्टनर्स, ये एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ओब्वियसली हर एक बिजनेस का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बिजनेसमैन बिजनेस करता ही क्यों है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी जो पर्सन्स एग्री करते हैं कि हम बिजनेस को चलाएंगे, लेकिन उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और इस बिजनेस को चलाएगा कौन, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली जो अंडरलाइन में इसको कर लूँगा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना, बिजनेस को या तो सारे के सारे चलाएंगे ओब्वियसली, या तो कोई पर्सन एक्ट कर लेगा बाकी पार्टनर्स के बदले। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल आता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल, देखिए बेसिकली होता क्या है, मान लो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये मिस्टर सी। इसको हम दूसरा कलर देते हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी। मिस्टर ए देखो, यहाँ तो सारे के सारे पर्सन जो होंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे के सारे पार्टनरशिप को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, ओब्वियस, ठीक है। जब सारे डिसीजन ले लेंगे तो कोई इशू नहीं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, इसने डिसीजन ले लिया हम परचेज गुड्स करेंगे किसी जर्ड पर्सन से। जब भी ये कोई एक्ट करेगा ये उस टाइम बन जाएगा एजेंट। क्या बन जाएगा, एजेंट। और बी और सी जो है ये उस टाइम प्रिंसिपल बन जाएंगे। यानी कि जो पर्सन कोई डिसीजन लेता है वो एजेंट बन जाता है, और बाकी जो पर्सन्स होंगे, बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। मकसद क्या है कि अगर एक पर्सन कोई भी एक्ट लेता है, बाकी पर्सन्स भी उस एक्ट के लिए लाइबल होते हैं। यानी यहाँ पर अगर प्रॉफिट आ जाता है बी और सी भी उसमें से हिस्सा लेंगे, और अगर यहाँ पर लॉस आ जाता है उसको बियर करेगा बी एंड सी दोनों। यही म्यूचुअल एजेंसी हमें कहता है कि जब भी कोई पार्टनर एक्ट करेगा, ऑब्वियसली दूसरे पार्टनर्स भी उस पार्टनर के एक्ट के वो भी लाइबल होंगे। चाहे प्रॉफिट आ जाए सबको मिलेगा, लॉस आ जाए सब इसके लिए इक्वली जिम्मेदार है, ठीक है। सिमिलरली अगर बी कोई डिसीजन ले लेगा उस टाइम ए एंड सी क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे, और बी होगा खुद एजेंट। यानी सारे के सारे लाइबल होंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम आगे जाके पढ़ लेंगे। तो सिंपली हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। पार्टनरशिप सिंपली इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है ना। अब हम ध्यान रखना, पार्टनरशिप में 3 चीज़ें आती हैं। व्हाट डू पार्टनर किसको हम बोलते हैं, फर्म किसको हम बोलते हैं, फर्म नेम। देखिए सिंपली जो पर्सन्स पार्टनरशिप बिजनेस में आएंगे एज ए पार्टनर्स, इंडिविजुअली हम कहते हैं पार्टनर। जो पर्सन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने बोला मिस्टर ए आया, ध्यान रखना मिस्टर ए था, मिस्टर बी था और मिस्टर सी। इंडिविजुअली हम इनको बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है ना। और जब हम इनको कलेक्टिवली बोलेंगे, ध्यान रखना, अगर हम कलेक्टिवली इनको देखेंगे सारे के सारे मिलकर, तो ये क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे ये एक फर्म है। ध्यान रखना ये क्या है, एक फर्म है, ठीक है ना। उसके बाद इस फर्म को हम एक नाम देते हैं, ध्यान रखना, ओब्वियसली कुछ नाम तो होगा। आपने पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल खान एंड सन्स, राम एंड सन्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। तो हम एक नाम देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम नाम देंगे इसको XYZ लिमिटेड। बाद में पढ़ेंगे लिमिटेड है क्या, फिलहाल नाम देते हैं XYZ। बेसिकली ये एक नाम हमने दिया जिसके अंडर ABC अपना बिजनेस करेंगे। मानो आगे जाके हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है, आगे लिखा हमने ये हमारी पार्टनरशिप है और हमारा नाम है XYZ लिमिटेड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारी फर्म का नेम है। यानी 3 चीज़ें हैं,
इंडिविजुअली जो है इसमें पर्सन्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और मिल के फर्म कहलाती है ये। और जिस नाम के अंडर ये पार्टनर्स काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म नेम बोलेंगे, ठीक है ना। चलो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स। देखिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इसके फ्यूचर्स, फ्यूचर्स से ऑब्वियसली जो हमने मीनिंग पढ़ी वहाँ से सारे के सारे फीचर्स निकल आएंगे, और फ्यूचर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ पार्टनरशिप एक्चुअली। और इसी में से ध्यान रखना एक ऑब्जेक्टिव इसमें डेफिनेटली आ जाएगा। आपके ट्वेल्थ क्लास एग्ज़ाम ट्वेल्थ क्लास का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें से आ जाते हैं 1-2 मार्क्स इस थ्योरेटिकल पोर्शन में, और सी फाउंडेशन में भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कभी कभार ना आ जाए लेकिन इसमें से चांसेस है कि एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। सबसे पहला फ्यूचर हमने लिखा एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, मिनिमम 2। यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कि हम बिज़नेस को कैरी ऑन करें, और ये बिज़नेस क्या होना चाहिए, एक लीगल बिज़नेस होना चाहिए। हर कोई बिज़नेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट हम कमाएंगे और फिर वहीं रखेंगे ना, बल्कि इस प्रॉफिट को क्या करना है, हमें शेयर करना है। और लास्ट पे आता है म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। इन सारे फीचर्स को हम एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम उठाएंगे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहला फ्यूचर, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन्स होना ज़रूरी है, लाजमी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर्सन्स होने चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स कितने होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स 100 होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट का, नहीं, देखिए पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि कितने पर्सन्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिनिमम तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये साइलेंट है अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। देयरफॉर कंपनीज एक्ट का 464 सेक्शन जो है उसमें लिखा गया है, ध्यान रखिएगा ऊपर है भी 464 बिल्कुल, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स 100 होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको पता होगा कंपनी किसी भी एक्ट के बाद रूल्स आ जाते हैं। कंपनी रूल्स 2014, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 लिखा गया, ऊपर भी लिखा है हमने, ठीक है ना। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 50। तो अब सवाल है 100 ज़्यादा से ज़्यादा है कि 50 ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान रखिएगा जो रूल्स में बात कही गई है वही हम मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्ट के बाद रूल्स आ जाते हैं। रूल्स में क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। रूल्स बेसिकली एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाउ मेनी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ज़्यादा से ज़्यादा 50। तो हमारा आंसर निकल गया कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले आप देखेंगे कुछ ओल्ड जो बुक्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे 2 मैक्सिमम लिमिट होगी, 10 और 20, ठीक है। वहाँ पर बैंकिंग के लिए अलग था, अलग अदर्स के लिए अलग था। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया उसके बाद वो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। उसके बाद जो लिमिट थी 10, ऑब्वियसली 10 पार्टनर्स छोटा मोटा है, तो छोटा मोटा बिजनेस। 50 पार्टनर्स, 30 पार्टनर्स बड़ा बिजनेस है पार्टनरशिप का, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला फ्यूचर हमें क्या बोला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 50 एज पर कंपनीज रूल्स, ठीक है ना। एक्ट के हिसाब से 100, लेकिन रूल्स प्रीसीड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पर्सन हैं दे मस्ट बी ये कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो पर्सन है चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जितने भी पर्सन हैं 50 तक, ये पर्सन्स ऐसे होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी ऐसी नहीं हर एक को, कोई पागल होगा उसको भी पार्टनर बना लेंगे, ना 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 ना, कोई छोटा बच्चा होगा, ना 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 ना। इसके लिए लिमिट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहाँ पर 3 पर्सन्स को डिबार किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन पर्सन है हमारा, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, कौन कौन, सेक्शन 11 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि ये 3 पर्सन्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है हमारा माइनर। तो माइनर कौन है हमारा, हमारे प्यारे भारत में जो माइनर की डेफिनेशन है
वो है वो पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम हो, यानी ये अभी 18 साल का नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड, सेकंड पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, जब एक पर्सन अनसाउंड था तो ऑब्वियसली वो कैसे डिसीजन ले लेगा, यानी एक आप बोलो एक पागल इंसान, ठीक है ना, मैड इंसान, उसके पास दिमाग ही नहीं है, वो क्या डिसीजन ले लेगा। दियर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसको भी डिफार किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लास्ट वाला आता है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये इंटरेस्टिंग है, कौन सा पर्सन है जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको बेस्ट एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा, एक सेकंड, इसको हम एक पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मानो यहाँ पर आता है फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल नहीं इसका नाम नहीं लेंगे, नहीं पर में ही मान लेंगे, ठीक है। इस साइड से है पाकिस्तान, ठीक है। मान लो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस ठीक है, ठीक। यहाँ पर्सन ए है जो कि पाकिस्तान का है, पर्सन बी है जो कि इंडिया का है। इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, मानो इंडिया में ही की या पाकिस्तान में, फिलहाल हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडिया की बात कर लेंगे। ए और बी आ गए इंडिया और इन्होंने एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस खोला जिसका नाम इन्होंने रखा ए बी लिमिटेड। लिमिटेड को काटेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ए बी, चलो ए बी लिमिटेड ही लिख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया, ध्यान रखना बिजनेस चल रहा है नॉर्मली, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन अचानक ही क्या हो जाता है, अचानक ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वार जंग छिड़ जाती है, ठीक है। पास्ट में हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब, मान लो हालात ख़राब हुए, वार छिड़ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्या ए और बी आपस में पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या ये पार्टनरशिप वैलिड होगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी पार्टनरशिप में, पहले तो ये कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जंग छिड़ गई, ए को तो वापस जाना है अपनी कंट्री, बी तो ए के साथ एग्रीमेंट कोई भी बिजनेस रखेगा नहीं, ऑब्वियसली एनिमी है हमारा, ठीक है। हमारे बीच में जंग छिड़ गई। अब मान लो अगर बिजनेस किया भी, क्या ये बिजनेस वैलिड है, आंसर इज नो, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री के साथ हमारा अगर वार वार डिक्लेयर हो, उस सिचुएशन में वो कंट्री के जितने भी लोग होंगे हमारे एनिमीज होंगे, देयरफॉर वो पर्सन जो है उसको लॉ डिस्क्वालीफाई करता है कि इसके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये कौन पर्सन है, ये एलियन एनिमीज है, जो फॉरेनर्स हैं, जिस कंट्री के साथ हमारे हालात सही नहीं है, हमारे ताल्लुक सही नहीं है, और कंट्री डिवार करती है कि इनके साथ एग्रीमेंट नहीं करना, या वार लाइक सिचुएशन में उनके सिटीजन के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो पहला, आई होप पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहला फ्यूचर कि पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन का होना ज़रूरी है, और वो 2 पर्सन जो है कॉम्पिटेंट होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने ली है, आप जल्दी से इन एग्जांपल्स को पढ़िए और आंसर दिए। क्या ये पर्सन्स, क्या ये जो एग्जांपल्स हैं, क्या इनमें से एग्रीमेंट पार्टनरशिप का वैलिड है या नहीं। क्या ए और बी एग्रीमेंट कर सकते हैं, पहली एग्जांपल, ए एंड बी ये पार्टनर्स हैं, इनकी एज देखो, ए की एज है 21 साल, बी की एज है 17 साल। मुझे बताइए क्या ये 2 पर्सन्स पार्टनरशिप कर सकते हैं। द आंसर इज़ नो, बिकॉज बी जो पार्टनर है ये अभी एक माइनर है। पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है कि मेजर पार्टनर्स होने चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब हम कहते हैं माइनर, इंडियन, हमारे इंडिया में माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो माइनर होगा वो सिंपली पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा और वो खाली प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ध्यान रखना, अगर लॉस आ जाता है, लॉस में से उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, ठीक। तो हम पार्टनर को भी एडमिशन दे सकते हैं,
लेटर ऑन बिजनेस स्टार्ट हुआ, पार्टनर सारे ठीक ठाक है, सारे मेजर हैं, ठीक है, हम बाद में ला भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर मेजर होगा दूसरा माइनर होगा ना। मान लो 4 पार्टनर्स हैं, 3 मेजर होने चाहिए, एक अगर माइनर होगा भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बी पार्ट ए बी सी पार्टनर्स हैं, ठीक है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिस टाइम हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमारे पास कोई भी माइनर पार्टनर नहीं होना चाहिए। बाद में हम माइनर को भी एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी एज लिखी गई है, पार्टनरशिप वैलिड है नहीं, क्योंकि सी की एज जो है 16 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए की एज 18 है, बी की एज 21 है, सी की एज 31 है। तीनों पार्टनर्स मेजर हैं, ए भी मेजर है, बी भी मेजर है, सी भी मेजर है, माइनर में कोई नहीं है। लेकिन नीचे कह रहा है बी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, बी एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है। क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? आंसर इज नो, ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ए बी सी पार्टनर से ए इंडियन है, 19 इसकी एज है, मेजर है। बी चाइना का है, 21 साल इसकी एज है, मेजर है। सी 31 साल इसकी, 31 ईयर्स इसकी एज है, यूएस का सिटीजन है। पहली कंडीशन, क्या ये मेजर सारे हैं? ठीक। दूसरी कंडीशन, क्या अनसाउंड माइंड है इनमें कोई? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे फिट है। तीसरी कंडीशन, वार, हम देखेंगे क्या कोई एलियन इनिमी मत है, वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए यहाँ पर जंग छिड़ गई, तो इस सिचुएशन में भी ये पार्टनरशिप जो है ये वैलिड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, जंग चल रही है, तो बी के साथ कोई भी एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए आगे जाके हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर? यस, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। ध्यान रखना, अब पार्टनरशिप, मानो 2 बंदे आ गए, ठीक है। 2 बंदे, मान लो फॉर एग्जांपल घर में हम 10 बंदे हैं, क्या हम बोलेंगे ये पार्टनरशिप है? अरे भाई ये कौन सी पार्टनरशिप है? या मानो 2 दोस्त स्कूल जा रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? ना। क्यों नहीं है? ना कोई बिजनेस, ना कोई एग्रीमेंट, ये कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप के फ्यूचर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी एक्चुअल चीज़ होनी चाहिए जिससे हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है भाई। वरना आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि भाई दिस दैट, हो गया पार्टनरशिप, आज जो क्वेश्चन करेक्ट हो गया, खत्म। हम आराम से पढ़ लेंगे, डीपली पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, मैटर नहीं करेगा, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। शाबाश। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न हो यानी लिखा हुआ हो, तो उसको एक नाम हम देते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का जो रिटर्न होगा, जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या मिलेगा, अगर कोई भी हालात होगी तो क्या उस टाइम क्या सोल्यूशन होगा, वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। यानी पार्टनरशिप डीड जब रिटर्न होगी तो डीड कहलाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या ये ओरल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है ये रिटर्न होनी चाहिए। देयरफॉर हम इजीली कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड चाहे रिटर्न हो ओरल हो, बोथ वैलिड है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। पहली बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखना, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर बोला है, ओके, ठीक है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप कम्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेट्स। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो होना चाहिए, 2 पर्सन आ रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे बाय, फॉर एग्जांपल कौन सा फ्रूट का बिजनेस, फॉर एग्जांपल कौन सा कपड़े का बिजनेस, एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल भेजेंगे एप्पल्स भेजेंगे। 2 पार्टनर्स आपस में मिलते हैं कि हम एप्पल्स का कारोबार करेंगे। हम कश्मीर जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स, फॉर एग्जांपल एक जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कलेक्शन कर लेगा, दूसरा जाएगा दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। या 5 बंदे आ गए, हमने बोला 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से हम सारे के सारे एप्पल्स कलेक्ट करेंगे और बाद में सोल्ड करेंगे। तो एक एग्रीमेंट किया उन्होंने, चाहे रिटर्न या और, दोनों सिचुएशन में सूरत में वैलिड है। एग्रीमेंट हो गया कि हम बिजनेस करेंगे भाई, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये स्टेट से नहीं होना चाहिए। हम जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, अब सब बच्चों ने पढ़ा होगा। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो बाय बर्थ, फॉर एग्जांपल
एक बच्चा पैदा हो गया, वो बाई बर्थ ही उस बिजनेस का मेंबर बन गया। वेयर एज पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए सेपरेट थिंग, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ए सेपरेट थिंग। क्यों? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो स्टेट से ही उसके मेंबर्स बन जाते हैं। वेयर पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पर्सन पार्टनर है, उसका बेटा हो गया वो भी पार्टनर बन जाएगा ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर चाहे तो वो किसी भी नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में आने नहीं दे सकता, यानी उसका राइट है कि वो एडमिशन नहीं दे सकता। जब तक ना सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए, तब तक कोई भी नया पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। ये एक स्पेशल एडवांटेज दिया गया है। देयरफॉर ध्यान रखना, पार्टनरशिप तब बन जाती है जब एक एग्रीमेंट हो। ये एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों सूत्र में वैलिड है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है, कि कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ पढ़ी, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ पढ़ेंगे, जो एग्रीमेंट होना चाहिए। ध्यान रखना, ये क्या एग्रीमेंट, किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन ए बिजनेस। एग्रीमेंट बाय हम किस लिए कर रहे हैं? कि हम बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, और ये बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। आप 2 पॉइंट्स, इस थर्ड पॉइंट को 2 पॉइंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी टू कैरी ऑन ए बिजनेस, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, द बिजनेस मस्ट बी ए लीगल वन। बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, एग्रीमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस? लॉफुल, लीगल बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस जो इलीगल है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, अगरचे बाकी सारी की सारी कंडीशंस वहाँ पर फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने नीचे लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी, मानो फॉर एग्जाम्पल बोल रहे कि हम ड्रग्स बेचेंगे, सिंस ड्रग्स इज अ सिन, ड्रग्स इज इलीगल, ये जो है ये वाला बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं और बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए और बी ड्रग्स कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं? आंसर इज नो, ये पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इलीगल बिजनेस, ठीक है। आगे जाके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। सोशल, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस नॉट रिकॉर्डेड एज बिजनेस बिकॉज नो बिजनेस एग्जिस्ट। देखिए, कब आपने देखा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट्स होते हैं, लाइक ऑर्फन फाउंडेशंस होती हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे 2 4 5 8 10 मेंबर्स होते हैं, वो इसको रन करते हैं। क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज आप देखो कि पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर भी बिजनेस एग्जिस्ट करे वहाँ पर मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। सिंस ये जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका मकसद जो है वो बिजनेस करना नहीं होता, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इनका मकसद ये होता है सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाए, ठीक है ना। जो ऑर्फन्स होते हैं उनकी अच्छी एजुकेशन हो, ठीक है ना, या सोशल पर्पस, फॉर एग्जांपल लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, लोगों को ठीक ठाक एजुकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर अगर 2 बंदे आ रहे हैं, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। आगे हम चलेंगे। फोर्थ पॉइंट इज देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विच ए फर्म विल अर्न फ्रॉम बिजनेस। देखिए, हमने पार्टनरशिप बिजनेस को सेटअप किया, ठीक है, हमने बोला बिजनेस करेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट भी किया, बिजनेस जो है लीगल बिजनेस भी है। अब ध्यान रखना, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ओबियसली। जो प्रॉफिट हमें आएगा, इस प्रॉफिट को क्या हम रिजर्व रखेंगे? ना 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 ना, बल्कि इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, ध्यान रखना, ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है, क्या लॉस को भी शेयर करना है? लॉस ऑब्वियसली, लॉस भी तो आ सकता है बिजनेस में। तो आंसर इज कि अगर लॉस भी आ जाता है, उस लॉस को भी बियर करेंगे पार्टनर्स इन द सेम रेशो, उसी रेशो में जिस रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने दिया है। एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स डज नॉट नेसेसरी मीन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अच्छा पॉइंट है कि एक एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर प्रॉफिट्स डज नॉट नेसेसरली मीन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। व्हाई दिस पॉइंट इज रिटन? क्योंकि 2 एक्सेप्शंस हैं इसके, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स शेयरिंग ऑफ लॉसेस। इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखो, 2 एक्सेप्शंस। पहला,
कभी कभार ऐसा भी पार्टनर होता है, कोई पर्सन बोलता है कि मैं भाई आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा लेकिन मैं खाली प्रॉफिट्स में से हिस्सा लूंगा, लॉस आ जाएगा उसमें से उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको परमिट करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड एक्सेप्शन है माइनर का। माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में खाली और खाली प्रॉफिट के लिए, न कि लॉस के लिए, ठीक है ना। चलो आगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पार्टनरशिप फर्म का है, जिसमें जनरली कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को मैं आपको सिखाऊं बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी है क्या, ठीक है ना। देखो हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया पार्टनरशिप बिजनेस जो है इसको या तो कैरी सारे के सारे पर्सनस करेंगे या उन कोई पर्सन एक्ट करेगा बाकी पर्सनस के बदले। फॉर एग्जांपल 20 बंदे हैं पार्टनरशिप में, 5 एबसेंट थे 15 चलाएंगे, या 20 प्रेजेंट थे 20 के 20 चलाएंगे, ठीक है ना। या मानो 5 पर्सन थे पार्टनरशिप में, 5% सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं तो सारे के सारे चला रहे हैं बिजनेस को। मान लो 4 पर्सन बिजी है तो एक पर्सन को बोल रहे हैं कि भाई सारे डिसीजन आप ले लो, तो एक पर्सन कर रहा है बिजनेस उनके बदले। तो यहाँ पर हमने बोला था आपको पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, ध्यान रखना है। बेसिकली होता क्या है म्यूचुअल एजेंसी में, जब भी कोई पार्टनर कोई डिसीजन लेता है, बाकी जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको हम अकाउंटेबल, उनको हम लाइबल मानते हैं, ध्यान रखना। एक पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया, वहाँ पर लॉस आ गया, अब मान लो बाकी 4 पार्टनर्स बोलेंगे भाई ये डिसीजन आपने लिया, हम नहीं जानते, बिल्कुल मुकर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन डिसीजन लेता है, बाकी सारे के सारे पर्सन्स लाइबल हो जाते हैं, वो जो बाकी 4 पर्सन्स हैं उनको भी उस लॉस में से बियर करना पड़ेगा अपना हिस्सा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ध्यान रखना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर डबल रोल प्ले करता है, एक एज एन एजेंट, दूसरा एज ए प्रिंसिपल। जब भी वो कोई डिसीजन ले लेगा, ध्यान रखना, जब भी एक पार्टनर एक्ट करेगा, मानो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, जब ये एक्ट करेगा तो ये एजेंट, सॉरी, जब ये एक्ट करेगा तो ये एजेंट बन जाएगा और बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। और मान लो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर सी एक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एजेंट। मिस्टर बी और ए क्या बन जाएंगे उस टाइम, ये बन जाएंगे प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये बन जाएंगे प्रिंसिपल। ये जो भी पार्टनर डिसीजन लेता है वो एजेंट बन जाता है, बाकी पार्टनर्स होंगे प्रिंसिपल बन जाते हैं। ऑब्वियसली अगर एजेंट की वजह से कोई प्रॉफिट आता है तो प्रिंसिपल को भी हिस्सा मिलेगा, और अगर एजेंट की वजह से कोई लॉस आ जाता है तो प्रिंसिपल भी उसके लिए बियर करेगा बाज़ाब्ता उसके लिए, ठीक है ना। तो ये इन सारी चीज़ों से हमारा क्या हुआ क्लियर, इन सारी चीज़ों से हमारा पार्टनरशिप की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो, ठीक है ना। हमने पहले ही मैंने आपको बोला था कि ऊपर एक स्लाइड होगी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या इंपॉर्टेंट हम पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का पहला फीचर क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। हम जल्दी कोई कंक्लूजन कर लेंगे, पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैक्सिमम 50, ठीक है। और पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एग्रीमेंट या तो रिटर्न होगा या क्या होगा, ओरल होगा, दोनों सिचुएशन में ये वैलिड है, ठीक है। हालांकि रिटर्न एग्रीमेंट होना बेहतर है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन हो जाए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, वो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे रूल्स। अगर एक एग्रीमेंट ओरल है तब जाके क्या हुआ, मान लो पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं एक ओरल एग्रीमेंट है, एक बोल रहा है मुझे सैलरी दे दो, दूसरा बोल रहा है नहीं, एक बोल रहा है मुझे 5,000 दो, दूसरा बोल रहा है नहीं जी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्या सैलरी वाकई मिलेगी, इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखेंगे। उसके बाद एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट किस चीज़ का होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम बिज़नेस को कैरी ऑन करेंगे, और ये बिज़नेस जो है हमारा लीगल बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस में से जो प्रॉफिट आ जाएगा उस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। और म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई डिसीजन कोई भी पार्टनर ले ले उस टाइम एजेंट बन जाता है और बाकी पर्सनस प्रिंसिपल बन जाते हैं, यानी या तो डिसीजन सारे के सारे लेंगे या तो डिसीजन कोई एक पर्सन या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं कि सारे के या तो सारे डिसीजन लेंगे या कोई भी पर्सन डिसीजन ले सकता है, ऐसा पार्टनरशिप में अलाउड है। इसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, नेचर या लीगल स्टेट्स, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का लीगल स्टेट्स क्या है। अगर हम लीगल देखेंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था, एक बिजनेस जो है ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स। क्या वो लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे या नहीं, द आंसर इज नो। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इसकी कोई सेपरेट लीगल पहचान नहीं है,
ठीक है। तो जब इसकी अलग पहचान ही नहीं है, क्या पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर नॉट ए, कलर चेंज करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी पार्टनरशिप जो है ये एक इसकी अलग पहचान नहीं है। बेसिकली ये होता है कि इट्स मियरली ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स मियरली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी हम ये देखो, ये मान लो ये एक पार्टनरशिप है, इसमें से 1 2 3 4, ये मानो PAZY, ये 4 बंदे हैं। PAZY मैंने इनका नेम लिखा बैजी, ये 4 पर्सन्स हैं। मान लो ये काम करते हैं AB लिमिटेड के अंडर, इनका नाम है, नाम रखा पार्टनरशिप फर्म का इन्होंने AB लिमिटेड, ठीक है। अगर हम B को अलग निकालेंगे, A को अलग निकालेंगे, Z को बाहर निकालेंगे, Y को बाहर निकालेंगे, क्या पार्टनरशिप की कोई अलग पहचान है? द आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनर्स ही सब कुछ है। अगर हम पार्टनर्स को बाहर निकालेंगे तो बिजनेस बचा ही नहीं, ठीक है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लीगल पॉइंट है कि अगर पार्टनर्स को हम सेपरेट करेंगे तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आंसर इज वाई, हम क्यों फिर अकाउंट्स इनके पढ़ रहे हैं? इसका आंसर ये है, यानी क्वेश्चन ये है कि हम क्यों इसके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इसका आंसर ये है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये अकाउंटिंग एंटिटी है, देयरफॉर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अदरवाइज फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इसका लीगल स्टेटस जो है सेपरेट नहीं है, ठीक। देयरफॉर यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या एक फर्म अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है? प्रॉपर्टी ओन क्या कर सकता है? यस और नो? आंसर इज नो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या फर्म स्यू कर सकता है? एंड क्या एंड बी स्यूड, क्या इसको कोई केस कर सकता है? आंसर इज नो। तो फिर किसको, अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने गलत किया तो लोग किसके खिलाफ केस करेंगे? वो पार्टनर्स के खिलाफ केस करेंगे, ना कि पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ, ठीक है ना। और पार्टनरशिप फर्म भी अगर इनको केस करना होगा वो पार्टनर करेगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट, क्या एसेट्स जो पार्टनरशिप फर्म में है क्या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। क्या ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनर, जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है ये जॉइंट ओनरशिप होती है पार्टनर्स की। उसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है जो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स हैं वो लाइबल है इंडिविजुअली, सारे के सारे लाइबल हैं, चाहे इंडिविजुअली है या कलेक्टिवली, वो सारे के सारे जॉइंटली या सिवरली लाइबल है। जो भी एक्शन वो ले लेंगे एज ए पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप की कोई पहचान है नहीं, पार्टनर्स ही जॉइंटली एंड सिवरली यानी इंडिविजुअली वो लाइबल होते हैं। जो भी एक्ट वहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में वो लेंगे, ठीक है। आगे जाके अब हम कंटिन्यू करें? हाँ करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। राइट्स ऑफ द पार्टनर, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, आप कॉपी साथ साथ कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, राइट्स में से हम देखेंगे कि एक पार्टनर के पास कौन कौन सी राइट्स होती है। पहला राइट जो एक पार्टनर का होता है वो ये होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्ट लेगा, ठीक है। अगर हम लिखना होगा, आप लिखिए इन्वॉल्वमेंट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो मैनेजमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है, ठीक है ना। ओबियसली कोई लोग करते हैं, कोई लोग बिजी होते हैं, कुछ पार्टनर्स वो मैनेजमेंट में एक्चुअली पार्ट नहीं लेते। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, मैं इसको पहले मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी मसला होगा एक पार्टनर के पास राइट होता है कि उससे कंसल्टेशन ली जाए, ठीक है ना। यानी वो अपनी कंसल्टेशन दे सकता है बिजनेस के रिलेटेड जो भी मसला होगा, ठीक है, ये कंसल्टेशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है फर्म का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारे होते हैं
उनको वो फ्रीली एक्सेस कर सकता है। इवन उनकी कॉपी, वो ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रख सकता है, को कॉपी आराम से कर सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट्स कमाएंगे उस प्रॉफिट्स में से वो अपना शेयर ले, ये इसका राइट बनता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट राइट्स में से, जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी होती है उसमें जो ओनरशिप होती है वो बेसिकली पार्टनर जो है उसका जॉइंट ओनर होता है। ठीक है। जॉइंट ओनर होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का, ये एक राइट है एक पार्टनर का। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पार्टनर के पास राइट है नॉट टू एलो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहले मैंने आपको बोला था कि एक पार्टनर के पास एक राइट होता है कि वो चाहे किसी भी नए पर्सन को पार्टनरशिप में एंट्री नहीं दे सकता है। बिल्कुल, ये एक राइट है पार्टनर का। ठीक है, कि किसी भी नए पर्सन को एज एडमिशन, एज पार्टनर एडमिशन नहीं दे सकता। ठीक है। और एक इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जिसमें से एक है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, दैट मीन्स वो लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म की तरफ, तो उस सिचुएशन में वो डिमांड कर सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई है तो उसी हिसाब से मिलेगा, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो 6% मिल जाएगा उसको। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, मान लो कभी कभार पार्टनरशिप में हालात सही नहीं चल रहे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियली पार्टनरशिप वीक है, तो एक पार्टनर अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप की जान बच जाती है, यानी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, हमारा बिजनेस ही बंद होने जा वाला था, लेकिन कोई पार्टनर कोई ऐसे डिसीजन लेता है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो उस जो उसने डिसीजन लिया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बच गया, वहाँ पर अगर उसको कुछ खर्चा आ जाता है, कुछ पैसे लग जाते हैं, उसके लिए कंपनसेट किया जाए, ये एक पार्टनर का राइट होता है। राइट के बाद हम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। थोड़ा हम जल्दी जल्दी मैं आपको रिकैप कराऊंगा राइट्स में हमने क्या पढ़ा। एक पार्टनर के पास पहला राइट होता है, ये राइट्स ऊपर नीचे भी आप लिख सकते हैं कि एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो कंसल्टेशन दे, उससे कंसल्टेशन ली जाए कि बिजनेस रिलेटेड कोई भी मसला है वो अपनी राय दे सकता है। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि जो बिज़नेस का रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं उनको कॉपी कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है, उनको आराम से देख सकता है वो। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो प्रॉफिट्स जो हम बिजनेस में कमाते हैं वो उनको शेयर करें। ठीक है ना, आइदर इक्वली और एज एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है पार्टनरशिप की, उसका वो ओनर, जॉइंट ओनर है, ये इसका राइट है। एक पार्टनर के पास एक राइट है कि वो नए किसी पर्सन को एज पार्टनर बनने नहीं देगा एक पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद हमने बोला अगर एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। और अगर जो इमरजेंसी सिचुएशंस में वो कोई भी डिसीजन लेता है, उस डिसीजन में जो उसको खर्चा आ जाता है उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाए, ये भी उसका एक राइट है। उसके बाद आ जाते हैं ड्यूटीज़। कुछ ड्यूटीज़ हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ड्यूटी नंबर 1 क्या ड्यूटी हो सकती है। पहली ड्यूटी है कि वो ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभाए, कि वो जो बिज़नेस है पार्टनरशिप का वो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरी ड्यूटी इसकी ये है कि एक पार्टनर को चाहिए दूसरे पार्टनर्स के ऊपर उंगली ना उठाए कि आप गलत कर रहे हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना किया जाए, एक दूसरे की इज्जत की जाए और एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया जाए, यानी फेथफुल रहना चाहिए। ठीक है ना, मैं लिखूँगा फेथफुल। ठीक है, पहला। कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक पार्टनर कंपटीशन में खड़ा नहीं होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल हम बिजनेस कर रहे हैं क्लोथ का। ठीक है, तो मान लो ABC 3 पर्सन्स हैं, ABC। इन्होंने बोला कि हम पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, नाम दिया AB टेलर्स, ABC क्लोथ हाउस। ठीक है, कुछ साफ दिख नहीं रहा, ABC
क्लॉथ हाउस। आप यहाँ पर मिस्टर ए ने इसी बिजनेस के अपोजिट में अपना एक क्लॉथ शोरूम डाला, क्या ये सही है? ना, क्योंकि पार्टनर की ड्यूटी है कि पार्टनरशिप के कंपटीशन में हो सिमिलर बिजनेस ना डाले, यानी नॉट टू इंगेज इन कंपटीशन अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एक पार्टनर जो है, एक पार्टनर की ड्यूटी है कि अपना इंटरेस्ट को किसी और को ना दे। यानी मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है पार्टनर, वो बोलता है मैं नहीं आ सकता कल की मीटिंग में, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने बदले वो अपना इंटरेस्ट किसी और पर्सन को नहीं दे सकता। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर फिफ्थ, ठीक है, पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है कि एक पार्टनर जो है ही शुड एक्ट विद हिज लिमिट्स। जो उसकी अथॉरिटी है उसी के अंडर उसको काम करना चाहिए। अथॉरिटी जो है उसके बाहर वो नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर सिक्स, अगर कोई भी ऐसा एक्ट एक पार्टनर जानबूझ के लेता है जिस एक्ट की वजह से पार्टनरशिप को नुकसान आ जाता है, बाकी पार्टनर्स की इमेज खराब हो जाती, उस डिसीजन की वजह से जो पार्टनर ने लिया, खुद लिया, ठीक है ना, जानबूझ के लिया, उसके लिए वही जिम्मेदार है, बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है ना। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो एक पार्टनर्स को निभानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। पार्टनरशिप डीड है क्या, मैंने आपको बोला था जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में हमारा एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट या तो रिटर्न होगा या तो ये एग्रीमेंट ऑरल होगा। ठीक है। रिटर्न जब भी एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न होगा तो ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा ये एक पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं पार्टनरशिप की, सिंपल। और जब पार्टनरशिप डीड ऑरल होगी तो ऑब्वियसली, और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑरल होगा तो ऑब्वियसली कोई डीड वहाँ पर होगी नहीं। पार्टनरशिप डीड मतलब जब एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न होगा। एक होता क्या है बेसिकली पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिस पे फॉर्मली लिखा हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स के दरमियान जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी चीज़ें आगे होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, लॉस अगर आ गया फॉर एग्जांपल तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सैलरी मत किसी को देनी है फॉर एग्जांपल। अगर किसी ने कैपिटल लाया उसके ऊपर इंटरेस्ट मत मिलेगा, किसी ने लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी को रेम्यूनरेशन कम ज़्यादा तो नहीं देनी है, ठीक है। 3 पार्टनर है, किसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन जो जो कुछ भी बिजनेस में होगा, जहाँ कोई भी आगे आने वाला कोई मसला है, अगर हम इसको रिटर्न एक फॉर्मल एग्रीमेंट में, अगर एक फॉर्मल तरीके में हम इसको लिख रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे उस टाइम, उस डॉक्यूमेंट को, कि एक पार्टनरशिप डीड है। ध्यान रखना, बेसिकली पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। इसमें एक पार्टनर के पास क्या राइट है, क्या राइट्स हैं, एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ है ये भी लिखी हुई होती है, एक पार्टनर के पास क्या पावर है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। यानी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी इस चीज़ में इसमें लिखी हुई होती है। देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ द फर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ द फर्म। ये चीज़ अंडरलाइन करना कि पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ द फर्म। इसके बाद हम देखिए पार्टनरशिप डीड में, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पार्टनरशिप डीड इसमें अगर हम नॉर्मली रफ आइडिया भी लगा सकते हो, यहाँ पर होता है पार्टनरशिप फर्म का नाम, ठीक है। एड्रेस होता है पार्टनर जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है ये इसका एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस होता है इसमें। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना, यानी पार्टनरशिप हम किस टाइम पीरियड, 5 साल, 10 साल या अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर रहे हैं, वो भी इसमें रिटर्न होता है। और कौन कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर नया पार्टनर कोई आए उसको कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। और जो रूल्स इसमें लिखे हुए होते हैं जो हम बिज़नेस करेंगे
उस किन रूल्स के हिसाब से करेंगे। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या होगा, अगर हमें प्रॉफिट आता है तो वो किस रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई पर्सन कैपिटल लाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा। अगर कभी कभार ड्राइंग्स कोई पर्सन करता है, कितना ले सकता है और कितना इंटरेस्ट उसको ले आना उसके ऊपर। लोन कोई पार्टनर देता है या लोन कोई लेता है, कितना परसेंट उसको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट उसको, कितने परसेंट उसको पे करना है। और जो गुडविल हमारा है उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। या रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी कभी कभार, एसेट्स का रिवैल्यूएशन कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। जब एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो जाए, उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट अकाउंट्स का हो जाए, या डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म की होती है, किस हिसाब से हम डिसोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी पार्टनरशिप डिग्री में, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर होती है, नॉर्मल सिंपल चीज़ें हैं, कॉमनली अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या अहमियत है, वाई पार्टनरशिप डीड। सिंपल इसका लॉजिक ये है, इसके हम दो चीज़ें, एक तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें फंक्शन करना है तो ठीक है पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचना है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दूर करनी है तो पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला इसको आगे पढ़ेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। अब पार्टनर्स आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक पर्सन बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्या मिलेगा या नहीं, आंसर बताओ। अगर एक पार्टनरशिप डीड फॉर एग्जांपल नहीं है, ठीक है, एक पर्सन बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्या मिलेगा, यस और नो, नो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या एक पर्सन को जिसने ड्राइंग्स की हुई है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, क्या वो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। द आंसर इज यस और नो, आंसर इज नो, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी, एक पार्टनर बोल रहा है मुझे 10,000 सैलरी दो, दूसरा बोल रहा है 12,000 दो, तीसरा बोल रहा है नहीं किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बताओ क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी कितनी मिलेगी। आंसर ये है कि जब भी कभी कन्फ्लिक्ट हो और एग्रीमेंट ना हो उस सिचुएशन में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कमीशन, क्या एक पार्टनर को कमीशन मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो कमीशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। द आंसर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। मान लो फॉर एग्जांपल अगर 3% से ए बी और सी सबका हिस्सा एक एक आ जाएगा, यानी एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा बी को और एक हिस्सा सी को, ए बी सी तीनों एक एक हिस्सा लेंगे तो टोटल कितने हिस्से हैं, 3, यानी 1/3 सबको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मानो कोई पार्टनर लोन देता है लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ध्यान रखना साइलेंट है कि इसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे आंसर बताइए क्या इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो। इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा यस, और कितना मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें कब होगी, ये तब होगी जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो और पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्री नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, इसका उल्टा तब होगा, ये इन सारी चीज़ों का उल्टा भी होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल भी सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी लाना पड़ेगा, सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी एज एग्रीड, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। अगर एग्रीमेंट ना भी हो लेकिन पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स ने मिल के आपस में ये डिसाइड किया कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। ये जो रूल्स हैं ये तब होंगे जब पार्टनरशिप डीड, एक तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, दूसरा पार्टनर्स आपस में जो है उनके दरमियान डिस्प्यूट है, यानी डिस्प्यूट चल रहा है। अगर डिस्प्यूट है ही नहीं, सब बोल रहे ठीक है एग्रीमेंट नहीं है तो फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मिलेगा। एग्रीमेंट नहीं है फिर भी हम सैलरी लेंगे तो ठीक है मिल जाएगा। ये रूल्स तब एप्लीकेबल होंगे, नंबर 1 जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो, नंबर 2 कोई डिस्प्यूट हो पार्टनर्स में। अगर यहाँ पर एग्रीमेंट ना होने के बावजूद भी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं म्यूचुअली कि मिल जाएगा सब कुछ, तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पार्टनरशिप का जो बेसिक था, बेसिक पहला जो फंडामेंटल चैप्टर था इसका, वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे पार्टनरशिप के अकाउंट्स,
कि पार्टनरशिप के हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम पढ़ लेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आज हम यहीं पे रुकेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट्स में आप बताइए, उसका हम साथ साथ आपका आंसर दे देंगे कमेंट सेक्शन में ही या नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, क्योंकि हम सारे के सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्रीली देंगे। आपका खाली लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू, बाय बाय।